नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आज का हमारा ये वीडियो है पेपर 2 साइकोलॉजी का, जिसमें हमारा यूनिट 1 चल रहा है और उसमें हम देख रहे हैं स्कूल्स ऑफ प्रिंसिपल्स यानी कि मनोविज्ञान के संप्रदाय के बारे में हम देख रहे थे। हमने काफ़ी सारे संप्रदाय के बारे में देख लिया है। आज का ये हमारा संप्रदाय है मानवतावाद यानी कि ह्यूमनिस्टिक है। तो चलिए दोस्तों, आज ह्यूमनिस्टिक के बारे में जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस चैनल पर जो भी नोटिफिकेशन डाली जाती है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके, चलिए दोस्तों, देखते हैं मनोविज्ञान के संप्रदाय में मानवतावाद के बारे में। तो दोस्तों, मानवतावाद है उसे हम ह्यूमनिस्टिक कहते हैं। उनके जो जन्मदाता थे यानी कि मानवतावाद के जो जनक हैं वो है हमारे अब्राहम मास्लो। ओके, तो उनका नाम अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि मानवतावाद के जनक कौन थे, तो मानवतावाद के जनक थे अब्राहम मास्लो। अब देखिए, उनके साथ साथ जो मानवतावाद है उस संप्रदाय में जुड़े और भी मनोवैज्ञानिक थे जो मानवतावादी के नाम से जाने जाते हैं। मानवतावाद संप्रदाय से जो मनोवैज्ञानिक जुड़े थे उनको मानवतावादी कहा जाता है। और उन मानवतावादी में मास्लो के साथ साथ अल्पोर्ट कार्ल रोजर्स का नाम भी आता है। ओके, लेकिन मानवतावाद की रचना किसने की, तो मास्लो ने की। ओके, अब देखिए, मानवतावाद में मानव मूल्यों और चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करने वाला दर्शन, अभ्यास या दृष्टिकोण है। देखिए, ये जो मानवतावाद है, ह्यूमनिस्टिक है, वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर मानव मूल्यों के विकास की बात की गई है। यानी कि मानव का किस तरीके से विकास किया होता है, मानव किस तरीके से नैतिक मूल्यों को अपनाता है, यानी कि नैतिकता का जो सिद्धांत होता है उसे हम मानवतावादी सिद्धांत में रखते हैं। यानी कि मानव किस तरीके से अच्छा कार्य कर सके, मानव किस तरीके से अच्छा व्यक्ति बन सके, उसके बारे में। और फिर मानव के मन में जो भी चिंताएं चलती रहती है उन चिंताओं के बारे में यहाँ पर क्या किया गया है, ध्यान केंद्रित किया गया है। मानव उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है। देखिए, मास्लो ने ये कहा, मास्लो का कहना था कि मानव जो होता है वो उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है। यानी कि कोई भी कार्य वो मास्लो करता है, मानव जो भी कार्य करता है वो कैसा कार्य होता है, उद्देश्यपूर्ण, यानी कि किसी ना किसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर वो कार्य करता है। बिना उद्देश्य के मानवी कोई भी कार्य करता नहीं है। नैतिकता और न्याय का पक्ष लेते हैं। देखिए, मानवतावादी जो है वो नैतिकता और न्याय का पक्ष लेते हैं। ओके, पुनर्जागरण के दौरान ये मानवतावाद अस्तित्व में आया था। अब देखिए, यहाँ पर एक मास्लो की एक थियरी है, वो बहुत ही फेमस है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। तो यहाँ पर एक औरत ने अपने खाने के लिए बच्चे को बेच दिया। देखिए, एक औरत है, उसे भूख लगी थी, खाना उसके पास नहीं था, तो उसने क्या किया, उसके पास पैसे भी नहीं थे, तो उसने अपने पेट के लिए क्या किया, अपने बच्चे को ही क्या किया, बेच दिया और खुद ने खाना खा लिया। तो ये मैस्लो की थियरी थी। उस महिला के सामने दुविधा थी, खाना खाना उसके लिए बहुत ही ज़रूरी था, तो जिंदा रहना था, तो जिंदा रहने के लिए उसे खाना ज़रूरी था और खाना खाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। तो उसने क्या किया, अपने ही बेटे को बेच दिया, यानी कि अपने ही बच्चे को बेच दिया और उसे बेचकर वो उस पैसे से उसने खाना खरीदा। ओके, तो ये मैस्लो की थियरी थी। अब देखिए, नैतिकता का सिद्धांत अगर पूछा जाए तो उसमें हमारा आंसर मिलेगा हमें मास्लो। और शील गुण का सिद्धांत अगर पूछा जाए तो उसमें हम आएगा अल्पोर्ट। ओके, तो नैतिकता का सिद्धांत अगर पूछा जाए तो आपको अब्राहम मास्लो याद रखना है। देखिए, नैतिकता के आधार पर दो सिद्धांत है, एक नैतिक विकास का सिद्धांत है। तो नैतिक विकास का सिद्धांत जो आएगा वो हमारा कोहलबर्ग का सिद्धांत आता है। ओके, नैतिक विकास का सिद्धांत है वो किसका है, तो कोहलबर्ग का है। लेकिन यहाँ पर नैतिकता का सिद्धांत है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो नैतिकता का सिद्धांत किसने दिया, तो मास्लो ने दिया। ओके, यहाँ पर देखिए, मानव केंद्र पर होता है,
यानी कि मानव जो भी कार्य करता है वो कुछ ना कुछ उद्देश्य से करता है। वो जो भी समाज में रहता है, जो भी नैतिक मूल्यों को अपनाता है, वो सारी बातों को यहाँ पर क्या किया गया है, ध्यान में लिया गया है। ओके, तो ये है मानवतावाद के बारे में, बहुत ही छोटा सा ये एक टॉपिक है। तो मैंने मानवतावाद के बारे में आपको बताया। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट बात है कि अब्राहम मास्लो है, उन्होंने एक सिद्धांत दिया वाद में ही एक सिद्धांत दिया जो आप सभी को पता होगा। तो आवश्यकता का सिद्धांत, जिसे हम कहते हैं आवश्यकता का सिद्धांत। ओके, तो ये आवश्यकता का जो सिद्धांत है वो किसने दिया? तो मास्लो ने दिया। ओके, तो मास्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, देखिए आवश्यकता का सिद्धांत कहा जाए या आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत अगर पूछा जाए कि किसने दिया, तो आपका आंसर बनना चाहिए मास्लो ने दिया। चलिए ये जो सिद्धांत है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। देखिए ये है मास्लो का आवश्यकता का पदानुक्रम का सिद्धांत बोलिए, या तो फिर मास्लो का आवश्यकता का सिद्धांत भी आप उसे बोल सकते हो। ओके, तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए मास्लो ने जो बात बताई है आवश्यकता का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का आवश्यकता का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पर मास्लो ने 5 स्टेज बताए, 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, ये 4 और 5। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आते हैं कि मास्लो ने आवश्यकता के सिद्धांत में कितने क्रम बताए हैं, कितने स्टेज बताए हैं। तो उन्होंने 5 स्टेज बताए। कितने? 5 स्टेज। ये पांचों स्टेज आपको नाम के साथ याद रखने, क्योंकि कभी कभी आपको पूछा जाता है कि मास्लो के आवश्यकता के सिद्धांत में दूसरे क्रम पर कौन सा स्टेज आता है। ओके, तो आपको ये याद रखना है, पांचों के पांचों जो है उनके नाम आपको क्या करना है, याद रखना है। चलिए उसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले है बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल। यहाँ पर देखिए शारीरिक यानी कि आवश्यकता, नीड, यहाँ पर नीड हम कहेंगे। ओके, यहाँ पर क्या कहेंगे, नीड कहेंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ पर बायोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल नीड। ओके, तो ये हमारी हुई कौन सी नीड हुई हमारी, ये नीड हमारी शारीरिक नीड हुई। ओके, फिजिकल जो नीड होती है हमारी, जो शारीरिक नीड होती है, वो हमारा पहला स्टेज होता है। दूसरा हमारे होता है सुरक्षा की आवश्यकता। ओके, मैं यहाँ पर हिंदी में लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश में ऑलरेडी लिखा ही हुआ है। सबसे पहली होगी शारीरिक आवश्यकता। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, आपको नीचे से ऊपर की ओर जाना है। ओके, यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर जाना। तो पहले स्टेज पर कौन सी आएगी, हमारा पहला क्रम आएगा शारीरिक आवश्यकता। दूसरी हमारी बनेगी सुरक्षा की आवश्यकता। उसके बाद बनेगी हमारी आत्मीयता की आवश्यकता, आत्मीयता की आवश्यकता। उसके बाद हमारी बनेगी सम्मान की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता। और जो लास्ट में है वो है हमारी आत्मसिद्धि की आवश्यकता। क्या है? आत्मसिद्धि की आवश्यकता। तो ये हमारा पांच क्रम में मैस्लो ने इस बात को समझाया है। सबसे पहली शारीरिक आवश्यकता, दूसरी है सुरक्षा आवश्यकता, तीसरी है आत्मीयता की आवश्यकता, चौथी है सम्मान की आवश्यकता और पांचवी है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, मैस्लो ने समझाया कि जब तक ये पहली आवश्यकता पूरी नहीं होती है तब तक आप यहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे। यानी कि ये सीढ़ी अगर आप नहीं चढ़ते हैं तो आप इस सीढ़ी तक नहीं पहुँच पाएंगे, और ये दोनों सीढ़ी अगर आप नहीं चढ़ पाते हो तो यहाँ पर आप नहीं पहुँच पाएंगे। ओके, तो ये बात मैस्लो ने बताई। तो यहाँ पर हम पांचों की पांचों जो स्टेज है उसे हम डिटेल्स में जानते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता रही हूँ, जो शारीरिक आवश्यकता है उसके बारे में सबसे पहले बता रही। देखिए आपको पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मैस्लो की आवश्यकता के सिद्धांत में सबसे इम्पोर्टेंट यानी कि सबसे आवश्यक
जो आवश्यकता होती है वो कौन सी है, यानी कि कौन सी महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तो सबसे पहले स्टेज पर हमारी आती है शारीरिक आवश्यकता। ओके, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, ये मिसलो ने बताया क्यों होती है। देखिए, शारीरिक आवश्यकता में क्या क्या आएगा, तो भूख होगी, हमें प्यास लगती है ना, शरीर से रिलेटेड है, जिसके कारण जो ऐसी आवश्यकता जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। ओके, अगर हमें भूख लगती है, हम खाना नहीं खाते हैं, तो अगर हम बहुत दिनों तक खाना नहीं खाएंगे तो स्वाभाविक सी है बात है कि हम हमारी जो शरीर है वो कमज़ोर पड़ जाएगा और हम आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ओके, जबकि हमें प्यास लगती है और हमें पानी नहीं मिलता है तो हमारी डेथ होने की संभावना भी होती है। ओके, तो ये हमारी शारीरिक आवश्यकताएं हैं जो पूरी होनी आवश्यक है। अगर हमारी जो शारीरिक आवश्यकताएं जो है वो अगर नहीं पूरी होती है तो उससे क्या होता है, हम आगे के स्टेज पर नहीं जा सकते। ओके, तो देखिए, भूख, प्यास, काम, इच्छा, ओके, काम, इच्छा, ये जो सारी आवश्यकता है इसे पूरी करनी आवश्यक है। यानी कि ये जो पहला स्टेज है वो नीचे के स्तर में आती है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि मास्लो के आवश्यकता के सिद्धांत में सबसे निम्न स्तर पर कौन सी आवश्यकता आती है, तो सबसे निम्न स्तर पर हमारी शारीरिक आवश्यकता आएगी। ओके, अगर पूछा जाए कि पहले क्रम पर कौन सी आवश्यकता आती है तो उसका जवाब भी हमें मिलेगा शारीरिक आवश्यकता। शारीरिक आवश्यकता अगर पूरी हो जाती है तभी आप दूसरी आवश्यकता पर जाते हैं। जब तक यहाँ पर आपकी संतुष्टि नहीं होती है तब तक आप यहाँ पर नहीं जा पाते। अब चलिए आगे देखते हैं दोस्तों कि हमारी शारीरिक आवश्यकता पूरी हो गई। ओके, हमें खाना भी मिलता है, हमें पानी भी मिलता है, हमारी जो काम इच्छा है वो भी पूरी होती है। तो आगे के स्टेज पर हम चलते हैं तो वो आगे का स्टेज क्या है, सुरक्षा की आवश्यकता। क्या है, सुरक्षा की आवश्यकता। अब यहाँ पर क्या बनता है, अब हमने खाना भी खाया, हमने पानी भी पिया, जो हमारी जो शारीरिक जो ज़रूरियात थी, जीने के लिए जो ज़रूरियात थी वो तो हमने पूरी कर ली, उस पर तो हमें संतुष्टि मिल गई। लेकिन उसके बाद हमें डर रहता है कि हम सुरक्षित है या नहीं है। अगर मान लीजिए कि आपके पास, एक एग्जांपल दे देती हूँ, आपके पास एक पानी है और एक प्याले में पानी है। ओके, अब इस प्याले में पानी था और उसमें क्या हुआ कि एक मक्खी पड़ गई। क्या पड़ गई, मक्खी पड़ गई। अब देखिए क्या होता है कि आपको बहुत ही ज़ोर शोर से आपको प्यास लगी है। अब ऐसी प्यास लगी, अगर आपको पानी नहीं मिला तो आपको लगेगा कि मैं मर जाऊंगा या मर जाऊंगी। ओके, तो आपके लिए पानी को पाना वो आपका गोल हो जाता है। और जब तक आपको पानी नहीं मिलता तब तक आपको कुछ भी दिमाग में कुछ भी और चलता ही नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में पानी ही पानी चलता रहता है। ओके, तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, आपके सामने पानी पड़ा है, आप बहुत ही प्यासे हैं, आपको बहुत ही प्यास लगी है, तो आप क्या करेंगे, मक्खी यहाँ पर पानी में पड़ गई, आपको पता है कि मक्खी पानी में पड़ गई है। अगर आपके पास ऑप्शन होता है दूसरा तो आप मक्खी वाला पानी कभी नहीं पीते, है ना। तो अब क्या करेंगे, अब आपके लिए पानी पीना आवश्यक है, तो आप इस मक्खी को बाहर डाल देंगे, बाहर निकाल देंगे और अपनी प्यास बुझाने के लिए क्या करेंगे, ये पानी पी जाएगी। अब देखिए क्या होता है, ये मक्खी वाला पानी अगर आप पीते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मैं बीमार पड़ जाऊंगा या पड़ जाऊंगी, ऐसा कुछ हो जाएगा मेरे शरीर के साथ। लेकिन आप अगर पानी नहीं पीते हैं तो भी आपके साथ कुछ गलत होने वाला है। अगर आप पानी पीते हैं तो अभी आपके पास गलत होने वाला है। तो आप क्या चॉइस करेंगे, आप अपनी प्यास को बुझाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो ये हुई आपकी शारीरिक आवश्यकता। जब पूरी हो जाती है तब आपको आती है सुरक्षा की आवश्यकता की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि आपको सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है। तो आप क्या करेंगे, अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी स्वरक्षा के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अब मान लीजिए आपको सुरक्षा भी मिल गई, आप सुरक्षित भी हो गए। ओके, अपनी यहाँ पर शारीरिक आवश्यकता आपकी पूरी हो गई, आप सुरक्षित भी हो गए, आपको लगने लगा मैं सुरक्षित हूँ। ओके, तो अब उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आपको आत्मीयता की ज़रूरत पड़ती है। तो अब ये आत्मीयता की ज़रूरत पड़ती है, तो आत्मीयता आपको कहाँ से मिलेगी,
तो आपके आसपास के जो लोग होते हैं, आपके समाज, आपके जो भी समाज, हम समाज की व्याख्या ही गलत करते हैं ना। समाज हम किसे कहते हैं? जो हमें ज्ञाति, जाति, धर्म, उसके अकॉर्डिंग हम समाज को डिवाइड कर चुके हैं। लेकिन ये समाज नहीं, समाज क्या है? हमारे आसपास जितने भी लोग रहते हैं, हमारे आसपास रहते हैं, हम हमसे जो जुड़े हुए हैं, वो सब लोग हमारा समाज है, एक पूरा समाज है ना। तो ये जो समाज में जिसकी व्याख्या कर रही हूँ, वो समाज हमारे आसपास के लोग भी हो सकते हैं, वो समाज हमारे दोस्त भी हो सकते हैं, वो समाज हमारे साथ काम करने वाले कर्मचारी भी हो सकते हैं। ओके, तो ये मैं उस समाज की बात कर। तो अब क्या होता है कि आप सुरक्षित भी हो गए, तो अब आपको क्या होगी? आपको अब नीड होगी कि मेरे साथ कोई आत्मीयता से व्यवहार करे, मैं किसी के साथ आत्मीयता से व्यवहार करूं, यानी कि सामाजिक अंतरक्रिया हो। ओके, यानी कि सामाजिक अंतरक्रिया हो, तो आप सामने वाले से कुछ बात करें, सामने वाला आपसे कुछ बात करे, अपनी बातों को शेयर करें, है ना। तो समाज के साथ जुड़ने वाली जो कोई आपसे प्रेम करे, आप किसी को प्रेम करें, ये बात आ जाती है आत्मीयता से, आत्मीयता में। अब देखिए यहाँ पर ये भी आपकी आवश्यकता पूरी हो जाती है, यानी कि आपको लोग प्रेम भी करते, आप भी किसी से प्रेम करते। प्रेम का मतलब जो आप लोग जो निकालते हैं वो नहीं है, लेकिन प्रेम का मतलब है कि एक दूसरे के साथ स्नेह भाव होना। ओके, तो किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना, किसी के साथ सहानुभूति रखना, किसी को अपना मानना, ये प्रेम है। तो ये जो प्रेम है, प्रेम किसी को देना और किसी का प्रेम पाना, यानी कि किसी के साथ आत्मीयता से व्यवहार करना, ये बात आ गई आपकी यहाँ पर आत्मीयता की आवश्यकता में। अब देखिए यहाँ पर आपकी ये आवश्यकता भी पूर्ण हो जाती है, तो उसके बाद इंसान क्या करेगा? अब उसे ये आत्मीयता भी मिल गई, तो अब इंसान क्या सोचेगा कि अब मेरा समाज में भी कुछ नाम हो, है ना। को समाज वाले या मेरे जिन लोगों से मेरी आत्मीयता है, वो लोग मुझे क्या करें? सम्मान दे, मैं उन्हें सम्मान दूँ, वो मुझे सम्मान दे। तो ये जो सम्मान देना और लेने की बात आ जाती है, वो यहाँ पर सम्मान की जो सम्मान की आवश्यकता है वो खड़ी हो जाती है। देखिए, जो सम्मान की आवश्यकता खड़ी हो जाती है। ये इस स्टेज तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को पहले उसकी शारीरिक आवश्यकता पूरी होनी चाहिए, उसके बाद उसे सुरक्षा भी मिलनी चाहिए, यानी कि वो सुरक्षित भी होना चाहिए, खुद से सुरक्षित महसूस करना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, सबके साथ उसकी रिलेशनशिप कैसे होनी चाहिए? आत्मीयता पूर्ण होनी चाहिए, यानी कि सब उनके जो रिलेशनशिप है वो अच्छे होने चाहिए एक दूसरे समाज के लोगों के साथ। जब उसके रिलेशनशिप समाज के साथ अच्छे हो जाते हैं, तो उसे लगता है अब समाज वाले मुझे क्या करें? मुझे सम्मान दे और मैं भी उन लोगों को सम्मान दूं। अब देखिए, आपको पता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो होते हैं वो यहाँ पर अटक जाते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए, ये तीनों स्टेज तक पहुँचना तो बहुत ही आसान होता है। ओके, यहाँ पर ये जो 4 स्टेज है, 4 स्टेज तक पहुँचने में थोड़ा सा आसान होता है, लेकिन ये जो 5वां स्टेज है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। यहाँ पर पहुँचने के लिए बहुत ही कम लोग यहाँ तक पहुँच पाते हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ पर जो 4थी स्टेज है वहाँ पर ही अटक जाते हैं। ओके, वहीं पर ही भटकते रहते हैं। ओके, तो देखिए, उनको ये दोनों, मान लीजिए कि सम्मान की आवश्यकता जहाँ पर होती है, वहाँ क्या सम्मान कौन देगा आपको? कब देंगे? क्या मान लीजिए एक भिखारी है, रास्ते पर चलता है, तो क्या लोग भिखारी को सम्मान देते हैं? लोग जो होते हैं, उसके भिखारी के आसपास के जो लोग होते हैं, वो लोग क्या है? उसके लिए एक समाज ही तो है ना। वो समाज ही है, समाज का व्यक्ति ही है। हमने समाज को अलग अलग तरीके से बांटा है, लेकिन समाज में जो व्यक्ति होते हैं, 2 से ज़्यादा व्यक्ति जहाँ पर देखने को मिलते, वो हमारा समाज ही तो है। तो जो भिखारी के साथ हम बिहेवियर करते हैं, कुछ लोग तो बहुत ही गंदा बिहेव करते हैं उन लोगों के साथ। ओके, तो अगर आप भिखारी को सम्मान देंगे, क्या मान लीजिए कि कोई गरीब व्यक्ति है और आप पैसेदार हैं और आपके घर में शादी है, तो आपके घर कोई अगर पैसेदार व्यक्ति आता है, तो आप उसे चेयर ला के देते हैं और उसे कहते हैं बैठिए जी, है ना। अगर वो
उसी टाइम पर अगर आपके घर पे कोई गरीब व्यक्ति आता है तो क्या आप अपनी चेयर उन गरीब को दे देंगे? बिल्कुल भी नहीं दे देंगे, है ना। ये रियलिटी है। ये मैंने अपने आँखों से देखा हुआ है कि इस तरीके के घटनाएं होती है। हाँ, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, कुछ लोग अच्छा बिहेव भी करते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग इस तरीके के भी होते हैं। तो देखिए, सम्मान की बात जब आती है तो सम्मान आपको कब देंगे लोग? तो जब आपके पास धन होगा, यानी कि जब आपके पास पैसे होंगे। ओके, तो जब आपके पास पैसे होंगे, आपके पास कोई अच्छी सी जॉब होगी, अगर आपके पास कोई अच्छी सी जॉब होगी तो लोग आपको सम्मान देंगे, है ना, मान सम्मान देंगे। जब आपके पास पैसे होंगे तो लोग आपकी वाह वाह करेंगे, आपके पास आएंगे, आप जो भी बोलोगे वो काम करेंगे। अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास कुछ अच्छा, ऐसा कुछ अच्छा नहीं है जिसके कारण लोग आपसे अट्रैक्ट से आपसे आकर्षित नहीं हो पाते हैं, तो उस टाइम पर आपको सम्मान नहीं मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर लोग 99.99% लोग यहाँ पर अटक जाते हैं। क्यों अटक जाते हैं? क्योंकि हर एक व्यक्ति समान नहीं होता है। कोई गरीब होता है, कोई पैसेदार होता है। तो सम्मान पाने के लिए कुछ पैसे भी अभी के समय में जो लोग होते हैं, अभी के समय में पैसे होने भी ज़रूरी होते हैं, और कुछ जॉब अच्छी होनी चाहिए, है ना। तो घर वगैरह होना चाहिए, कुछ अच्छा आपके पास, कुछ ऐसा अच्छा होना चाहिए जिसके कारण आपकी पर्सनालिटी जो है वो अच्छी दिखती हो। ओके, तो यहाँ पर तभी आपको सम्मान मिलता है। ओके, तो यहाँ पर सभी लोगों को सम्मान मिले ये ज़रूरी नहीं होता है। कुछ लोगों को मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता है। अब जिनका नहीं मिलता है वो लोग यहीं पर अटकते रहते हैं, यहीं पर ऐसे ही भटकते रहते हैं। ओके, और जिन लोगों को सम्मान मिल जाता है वो लोग क्या करते हैं? वो लोग यहाँ पर आत्मसिद्धि की ओर चलते हैं। अब देखिए, आत्मसिद्धि की जो आवश्यकता होती है वो ऊपर का स्तर होता है, सबसे ऊपर का स्तर होता है। ओके, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मास्लो की आवश्यकता के सिद्धांत में सबसे ऊपर का स्तर कौन सा है? तो सबसे ऊपर का स्तर हमारा होगा आत्मसिद्धि का स्तर होगा। कौन सा होगा? आत्मसिद्धि का स्तर हो गया। तो अब इस स्तर पर पहुँचने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। यानी कि आत्मसिद्धि के स्तर पर क्या होता है? व्यक्ति खुद को जानने की कोशिश करता है। यहाँ पर आकर व्यक्ति पूर्ण बन जाता है। ओके, तो यहाँ पर 0.01% लोग ही ऐसे होते हैं जो यहाँ तक पहुँच पाते हैं। ओके, तो ये आत्मसिद्धि की आवश्यकता बहुत कम लोगों की पूरी होती है। तो इस तरीके से मास्लो ने ये अपनी ये जो 5 क्रम बताए हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि 5 जो क्रम बताए हैं मास्लो ने, वो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ओके, ऐसे नहीं कि पहला स्टेप यहाँ पर आया तो उसके बाद तीसरा स्टेप आ जाएगा, ऐसे नहीं। पहला स्टेप शारीरिक है, शारीरिक आवश्यकता का है तो शारीरिक आवश्यकताएं होगी, उसके बाद ही सेफ्टी आएगी, यानी कि उसके बाद ही सुरक्षा आएगी, और सुरक्षा के बाद ही आपकी आएगी आत्मीयता की। आत्मीयता के बाद आपकी क्या आएगी? आपकी सम्मान की आएगी, और सम्मान की आवश्यकता के बाद लास्ट में आपकी आएगी आत्मसिद्धि की आवश्यकता। और इसी को क्रम में आपको लगाने के लिए भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से मास्लो की आवश्यकता के पदानुक्रम को क्रम में लगाइए। तो आपको इस तरीके से क्रम में लगाना होगा। ओके, तो यहाँ से आपको नीचे से ऊपर की तरफ अगर आपको लगाना है तो आपको सबसे पहले शारीरिक आवश्यकता बतानी होगी, उसके बाद सुरक्षा की, उसके बाद आत्मीयता की, उसके बाद आपको बतानी है सम्मान की, और लास्ट में आपको बतानी है आत्मसिद्धि की। ओके, तो ये 5 क्रम आपको क्रम में ही याद रखने, मैं बार बार बोल रही हूँ, क्रम में ही याद रखने, और इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि नेट के एग्ज़ाम में साइकोलॉजी के पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन क्रम में लगाने के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो आपको इसे क्रम में ही याद रखना है। अभी कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि मास्लो की आवश्यकता का सिद्धांत है, उसमें कितने क्रमों में मास्लो ने उन सिद्धांत को बांटा है। तो यहाँ पर 5 स्टेज में मास्लो ने क्या किया है, उसे यहाँ पर
बांटा है। ओके, यहाँ पर आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेसिक नीड किसे कहते हैं। ओके, बेसिक नीड में कौन सी आवश्यकता आएगी, तो बेसिक नीड में हमारी दो आवश्यकता आएगी, एक शारीरिक आवश्यकता और दूसरी है सुरक्षा की आवश्यकता। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे बार बार बता रही हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट जो होती है वो हमारी शारीरिक आवश्यकता होगी। ओके, जो फिजिकल आवश्यकता होती है, नीड होती है, वो हमारी क्या होगी, इम्पोर्टेंट होगी। तो आपको यहाँ पर पूछा जाए कि मास्लो की आवश्यकता के सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता कौन सी है, तो ये होगी हमारी शारीरिक आवश्यकता। ओके, तो बेसिक नीड में हमारी दो होगी, शारीरिक और सुरक्षा। उसके बाद साइकोलॉजिकल नीड जो होती है, तो वहाँ पर हमारी आत्मीयता की और यहाँ पर सम्मान की। तो आत्मीयता की और सम्मान की जो आवश्यकता है वो हमारी कैसी होगी, मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिकल होगी। ओके, उसके बाद देखते हैं सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स। ओके, तो ये जो सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स है वो आपकी होगी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ओके, तो यहाँ पर आपकी ये बन जाएगी आत्मसिद्धि की आवश्यकता। ओके, आत्मसिद्धि की आवश्यकता। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ये याद रखनी है, अगर आपको बेसिक नीड के बारे में पूछा जाए तो आपको याद रखना है शारीरिक आवश्यकता और सुरक्षा की आवश्यकता। उसके बाद आपको मनोवैज्ञानिक नीड यानी कि साइकोलॉजिकल नीड की बात पूछी जाए तो उसमें आपकी दो आवश्यकताएं आएगी, वो कौन सी, आत्मीयता की और सम्मान की। और उसके बाद लास्ट में आपकी जो सेल्फ फुलफिलमेंट नीड जो पूछी जाएगी तो उसमें आपकी आएगी आत्मसिद्धि की आवश्यकता। तो दोस्तों इस तरीके से मास्लो ने अपनी आवश्यकता के सिद्धांत के द्वारा व्यक्ति की जो मानव है उन मानव की जो ज़रूरत है, वो जो आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं को पूरी करके व्यक्ति किस तरीके से अपना विकास करता है, किस तरीके से वो आगे बढ़ता है, उसके बारे में बात की थी। तो दोस्तों ये था हमारा मानवतावाद सिद्धांत, और उसमें भी मास्लो की थियरी मैंने आपको बता दी। अभी इस मास्लो की थियरी आपको जो हमारे दूसरा यूनिट है उस दूसरे यूनिट में भी आएगा। दूसरा यूनिट मीन्स जितने भी यूनिट है हमारे, उनमें से एक यूनिट में मास्लो की थियरी आगे आने वाली। ओके, तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा आपको बता दिया है, बाकी का जो बचा है वो हम उस टाइम जब मास्लो की थियरी हम पढ़ेंगे उसमें हम थोड़ा सा देख लेंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच।